1.5 साल दूर है, लेकिन चुनावों का जिक्र होते ही मुद्दों की बात नहीं होती, देश को एक नई दशा दिशा देने की बात नहीं होती। बात होती है तो सिर्फ इसकी कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और पीएम की कुर्सी का जिक्र छिड़ते ही उम्मीदवारों की एक लंबी कतार लग जाती है। लाइन कांग्रेस में भी है और बीजेपी में भी। इस सब को देखकर वाकई में ऐसा लगता है कि एक अनार 100 बीमार। एजेंडा आज तक के इस सेशन में हमारे साथ हैं देश के दो बेहद वरिष्ठ नेता, श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री दिग्विजय सिंह। स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं दिग्विजय जी को यह बताने को कि क्या वाकई में यह बात सच नहीं कि इस वक्त एक अनार है और 100 बीमार है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आदरणीय सुषमा जी, आदरणीय अरुण पुरी जी, सभी आदरणीय विशिष्ट देवियों और सज्जनों। सामान्य तौर पर कहा जाता है लेडीज फर्स्ट, और हमको सिखाया भी गया है अग्रो अग्र ब्राह्मणा पहले, लेकिन सुषमा जी का आदेश था कि मैं पहले बोलूं तो मुझे बोलना है। लेकिन मुझे राइट टू रिप्लाई का मना कर दिया। हमारे देश की संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली में नेता चुनने का हक नए निर्वाचित संसद सदस्य व विधायकों को होता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है वो शैडो प्राइम मिनिस्टर के रूप में माना जाता है। अगर वो परंपरा देखें तो आज के हालात में सुषमा जी को शैडो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। लेकिन मुझे तब आश्चर्य हुआ जब सुषमा जी ने गुजरात में जाकर किसी अन्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री का दावेदार बता दिया। हक तो सुषमा जी आपका बनता है। दूसरी बात यह है कि आज की भारतीय राजनीति में जहां विचारों की लड़ाई होती है वहां भारतीय जनता पार्टी में एक मॉडरेट फेस देखा जाता है। वो मॉडरेट फेस अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। हालांकि भारत में वो कभी अपने संघ का बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा नहीं बात करते थे, विदेश में जाके जरूर कहते थे कि मैं संघ का कार्य करता हूं। इसलिए आज के इस माहौल में अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कि उस लेवल पर जो कि अन्य दलों को एक्सेप्टेबल हो जाएंगी, वो सुषमा जी हैं। क्योंकि इनके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तकमा नहीं लगा हुआ है और असल में अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास साथ बाद में अगर किसी का एक लिबरल मॉडरेट फेस अगर बीजेपी में है तो सुषमा जी का है। जहां तक एक अनार 100 बीमार की बात है, यह समस्या हमारे यहां नहीं है, क्योंकि जो आदेश हो गया उसका पालन हो जाएगा। जब मुझे राहुल कमल जी की तरफ से, अरुण पुरी जी की तरफ से एक बताया गया कि सब्जेक्ट एक अनार 100 बीमार का है, तो मैंने कहा इसमें तो हमारी तरफ से कोई डिस्कशन ही नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूं कि ज्यादा कुछ बोलने के बजाय मैं सुषमा जी को यह अवसर देना चाहूंगा कि वे अपनी बात कहें कि अनार तो एक है, अब बीमार कितने हैं वो बताएंगे। आज इस मंच के मेरे सहयोगी वक्ता स्नेही भाई दिग्विजय सिंह जी,
और उपस्थित साथियों, दिग्विजय जी की झगड़ा लगाने की पुरानी आदत है और आज वो करिश्मा इन्होंने यहां भी करके दिखा दिया। और झगड़ा करने के तरीके भी कई होते हैं। किसी की ज्यादा प्रशंसा करके भी दूसरे से लड़वाया जा सकता है। आज इन्होंने वही तरीका अपनाया। लेकिन जहां तक विषय का सवाल है, मैं राहुल जी से कहना चाहूंगी कि राहुल जी, मैं आपके शीर्षक से ही असहमत हूं। एक अनार 100 बीमार, ये एक मुहावरा है और जिस मुहावरे में से नकारात्मक ध्वनि निकलती है। यह मुहावरा प्रयोग किया जाता है उस समय जब किसी चीज के लिए लपका लपकी होती है। चीज एक है, बहुत लोग लपक रहे हैं, तो हम कहते हैं एक अनार 100 बीमार। अगर मैं आपके विषय का फलक व्यापक करूं और कहूं कि यह विषय आपने देश के संदर्भ में रखा है, तो मैं कहूंगी कि वैसे ही सही नहीं है। क्योंकि ज्यादातर दल हमारे यहां एक नेता वाले दल हैं, सिंगल लीडर पार्टीज। अगर उनमें से किसी को मौका मिलता है तो वही जो उस दल के नेता हैं वो प्रधानमंत्री होंगे। कांग्रेस के बारे में मैं स्वयं कहती, इससे पहले दिग्विजय जी ने कह दिया कि वो तो आदेश से चलती है। या तो एक घराने के लिए प्रधानमंत्री पद सुरक्षित है, नहीं तो वो घराना तय करेगा कि कौन होगा। तो इसलिए वहां भी कोई 100 बीमार वाली बात नहीं है। तो अगर ये विषय आपने भाजपा के लिए रखा है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भाजपा में अगर इतने नेता हैं जो प्रधानमंत्री पद के काबिल हैं, तो ये भाजपा की शक्ति है, कमजोरी नहीं। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ बीजेपी, नॉट द वीकनेस। लेकिन हमारे यहां एक प्रक्रिया होती है। हमारे यहां पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, चाहे वो प्रदेशों के मुख्यमंत्री तय करने हो, चाहे वो प्रधानमंत्री तय करना हो, और उस प्रक्रिया को बाकायदा हम अपनाते हैं। अभी दिग्विजय जी ने कहा कि मैंने जाकर गुजरात में किसी और को दावेदार बना दिया। दावेदार और पात्र ये दो अलग शब्द हैं। दावेदार होता है क्लेमेंट, पात्र होता है एलिजिबल। अगर आप मेरा वाक्य को वहां सुने तो मैंने क्या कहा कि नरेंद्र मोदी जी सक्षम हैं, योग्य हैं, काबिल हैं इस पद के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आज भी अपनी उस बात पर टिकी हूं। कौन कह सकता है कि वो सक्षम नहीं है, वो काबिल नहीं है, वो योग्य नहीं? यानी मैंने उनकी पात्रता स्वीकार की कि वो पात्र हैं। लेकिन जहां तक निर्णय करना, दावेदारी किसको कहते हैं? कोई आवेदन आ रहे हैं क्या, मांगे जा रहे हैं कि हमने आवेदन दे दिया और भाई हम दावेदार बन गए? दावेदारियां कोई कतार लगी हुई है कि इसमें खड़े हो जाओ तो दावेदारी हो जाएगी? उसमें कोई खड़ा है क्या? देखा जाए तो प्रश्न भी मुझसे यही पूछा गया था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की लाइन में सबसे आगे खड़े हैं, ऐसा नवजोत सिद्धू कहते हैं, आपको क्या कहना? तो मैंने कहा था हमारे यहां कोई लाइन नहीं होती, कोई लाइन में खड़ा नहीं होता। हां, अगर प्रधानमंत्री पद की योग्यता की बात है तो नरेंद्र मोदी सक्षम है, योग्य है, काबिल है। अब मुझे तो ऐसा लगा कि मीडिया ने पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग ही बाय सर्कुलेशन कर डाली। मेरी बात कह के अनंत कुमार से पूछा। अब अनंत कुमार तो कहेंगे भी हाँ मैं इस बात से सहमत हूं, वो योग्य है। हम दोनों की बात पूछ के वेंकैया नायडू से पूछा, सुषमा स्वराज और अनंत कुमार ये कहते हैं, तो उन्होंने कहा योग्य तो हैं। हम तीनों की बात पूछ के गोपीनाथ मुंडे से पूछा, तो उसने कहा हाँ भाई योग्य तो हैं। चारों की बात पूछ के अडवाणी जी से पूछा, उन्होंने कहा हाँ भाई योग्य तो हैं। और पांचों की बात पूछ के अरुण जेटली से पूछा, योग्य तो है। अब अगर मीडिया बाय सर्कुलेशन हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग करके निर्णय सुना दे, तो मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा तरीका है। जहां तक योग्यता की बात है, हां हमारे यहां नरेंद्र मोदी काबिल हैं और बहुत लोग काबिल हैं, लेकिन यह भी तय हो गया और बाकायदा अध्यक्ष के द्वारा भी कह दिया गया, बार बार हमारे यहां प्रवक्ताओं के माध्यम से भी कह दिया गया कि जहां तक प्रधानमंत्री पद का सवाल है, हमारे यहां उपयुक्त फोरम उपयुक्त समय पर तय करेगा। उपयुक्त फोरम क्या है मैंने बता दिया आपको कि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड है। उपयुक्त समय क्या है ये तय होगा। और देखिए मैं एक चीज अब यहां थोड़ी गंभीरता से आपको बताना चाहती हूं। हमारे यहां बहुत वर्षों तक सिंगल पार्टी की सरकार रही।
नेता उनको तय करना होता था, वो अपना नेता तय करते थे। उसके बाद बहुत बात चली द्विपक्षीय होनी चाहिए, राजनीति द्विपक्षीय होनी चाहिए। इतनी बड़े मल्टी पार्टी सिस्टम में द्विपक्षीय तो नहीं हो सकती, लेकिन द्विध्रुवीय जरूर हो गई। बहुत वर्षों से अब गठबंधन का युग चल रहा है और दो ध्रुवीय हो गई। जब दो ध्रुवीय हो जाती है तो आपको देखना पड़ता है सारी परिस्थितियों को। आप एक गठबंधन के माध्यम से चुनाव में जाते हैं तो बहुत बार है कि आप गठबंधन के नाते गए लेकिन वोट एक ही पार्टी को ज्यादा मिल गया, तो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। आप कहेंगे ये तो चमत्कार की बात कर रही हैं, मगर ऐसे चमत्कार भी हुए हैं। अभी अभी यूपी का चुनाव हुआ, एक ध्वनि आ रही थी कि सपा जीत रही है, सपा जीती भी, लेकिन इतनी सीटें सपा को मिल जाएंगी ये सपा को भी मालूम नहीं था, आपको भी किसी को मालूम नहीं था। पर जब इतनी सीटें मिल गई तो एकदम मुलायम सिंह जी ने तय किया कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे। अगर वो उतनी सीटें न जीतते और उन्हें किसी का साथ लेना पड़ता तो हो सकता अखिलेश जी न होते, मुलायम सिंह जी को बनना पड़ता। लेकिन एक परिस्थिति बन गई कि वो अपने दम पर इतनी सीटें जीत गए, उन्होंने अपना नेता तुरंत बदल दिया और अखिलेश जी को कर दिया। तो अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो एक तरह का नेता आ सकता है। अगर कमी है और गठबंधन पूरे को मिल जाता है एक मत इतना कि एक गठबंधन यूपीए या एनडीए को मिलता है, तो वो उनके साथ बैठ करके तय करते हैं। अब जैसे अभी इन्होंने राहुल जी को कमान थमाई तो एक मीडिया ने कह दिया कि राहुल जी इनके अगले नेता होंगे। अब उन्होंने प्रोजेक्ट करना कि नहीं करना ये कांग्रेस की बात है, लेकिन सपोज कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलता और यूपीए के घटक दल बैठते हैं और वो कह देते हैं कि नहीं हमें कोई ज्यादा अनुभवी नेता चाहिए, तो उन्हें बदलना पड़ सकता है। बहुत बार आपके अपने गठबंधन को भी पूरे नहीं मिलते और व्यापक एकता और करनी पड़ती है, औरों को बुलाना पड़ता है। तो इसीलिए यह कहना कि प्रधानमंत्री कौन, वास्तव में ये बहस जो प्रारंभ में आपने कहा कि मुद्दों पर नहीं हो रही, दिशा दशा पे नहीं हो रही, इस पर हो रही है प्रधानमंत्री कौन है, ये बहस किसी पार्टी में नहीं हो रही, ये बहस केवल मीडिया में हो रही है। ये बहस आप लोगों ने चलाई है, ये एजेंडा आप लोगों ने तय किया है और किसी भी एक बात को घुमा फिरा के आप कह देते हैं। एक इकोनॉमिस्ट ने चिदम्बरम जी का नाम दे दिया, आपने चला दिया राहुल जी के साथ चिदम्बरम भी। उनकी पार्टी ने कहा क्या कभी, उनकी पार्टी के लोग तो फिर कह रहे हैं कि नहीं राहुल जी ज्यादा अच्छे हैं। तो इसलिए ये विषय आप पार्टियों पर छोड़ दीजिए, पार्टियां तय करेंगी, उपयुक्त समय पर तय करेंगी और समय वो चुनेंगी, आप नहीं चुनेंगे। और फोरम सबके यहां तय है। अगर दिग्विजय जी कहते हैं कि हमारे यहां बाद में विधायक दल का नेता चुनता है तो वो उनका फोरम है, हमारे यहां पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनता है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड एक फोरम है। तो उपयुक्त समय पर उपयुक्त फोरम तय करके आपको बता देगी कि उस परिस्थिति विशेष में कौन नेता होगा। लेकिन आप लोग के पास कोई न्यूज ही नहीं है, तो खबर चलाने के लिए हर पार्टी में झगड़ा लगाओ, हर पार्टी में ये कहो, जो बयान दो उसको तोड़ो मरोड़ो और उसमें से कुछ ना कुछ निकाल के बताते रहो। तो ये बहस आपकी है, इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि ये शीर्षक बिल्कुल गलत है। ये एक अनार 100 बीमार वाली बात कहीं नहीं है। हर पार्टी मुद्दों पर बात कर रही है, जो दिशा दशा है उसकी बात कर रही है, अपने यहाँ इलेक्शन बोर्ड पर अपने यहाँ काम कर रही है। जैसे इन्होंने कमेटियां बना दी, कमान थमा दी, हमारे यहाँ भी अब इलेक्शन का मोड शुरू होगा। कुछ लोगों ने अपने कैंडिडेट्स भी, उम्मीदवारों की भी सूची जारी कर दी। तो ऐसा नहीं है, ये बहस केवल और केवल मीडिया की चलाई हुई बहस है, वरना कोई एक अनार 100 बीमार नहीं है। एक प्रधानमंत्री का पद और एक प्रधानमंत्री आपको सही समय पे मिल जाएगा। सुषमा जी, आपके कथन को अगर हम देखें, उसको समझें गंभीरता से, तो क्या उसका यह मतलब निकाला जाए कि अगर अपने परिस्थितियों की बात की चुनावों के बाद जो उत्पन्न होंगी, तो अगर 180-200 सीटें आ गई तो एक तरह का प्रधानमंत्री होगा, मतलब कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी हो। अगर 150, 140, 160 सीटें आ गई तो हो सकता है सुषमा जी हो, जेटली जी हो, एक ऐसा उम्मीदवार जो कि बाकी घटक दलों को भी मंजूर हो। क्या यही आप बता रही हैं आज एजेंडा आज तक में? फिर आपने झगड़ा लगाया ना, मैं तो खबर निकालनी, मैं वही कह रही हूं। आप अभी तो कहा, मैंने कहा ना खबर नहीं है आपके पास, इससे खबर निकालना चाहते हो आप। मैं आपके बयान को समझने की कोशिश, मेरा बयान यही है कि परिस्थितियां तय करके आप एक व्यक्ति आज आप कह दें कि ये होगा और परिस्थिति कल को दूसरी हो। आखिरकार जब आप अपनी पार्टी का नेता चुन रहे हैं, कि एनडीए का नेता चुन रहे हैं, कि उसके आगे भी आपको व्यापक लोग चाहिए, आप हम पर छोड़िए ना। हम सही समय पर सही प्रधानमंत्री आपको देंगे, ये मैं आपसे कह रही हूं। लेकिन आप किसी भी एक बयान को, किसी भी एक परिस्थिति को हर व्यक्ति के आगे आप माइक लगा दीजिए, बताओ 2014 का प्रधानमंत्री कौन होगा।
तो और ये अब से नहीं पूछ रहे, अब 2009 से पूछ रहे हैं। 2009 का चुनाव खत्म होते ही आपको बंदा मिलना चाहिए जिसने कुर्ता पजामा जैकेट पहन रखा हो या मेरे जैसी साड़ी पट। आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? अरे भैया रुक जाओ ना, आने दो। 2013 में चुनाव है कि 2014 में चुनाव है? जब चुनाव होगा, देखिए अब जैसे मैं अपने यहां बता दूं, हम पहले तो ये तय करेंगे कि हमको प्रोजेक्ट करना भी कि नहीं करना। ये विषय भी खुला है, करना कि नहीं करना। आपके हिसाब से क्या बेहतर है? क्योंकि एनडीए का और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड तब बेहतर रहा है जब आपने किसी को, मुझे मालूम है आप ये भी पूछ करके एक खबर बनाना चाहते हो, लेकिन मैं यहां अपना मत जरूर देना चाहूंगी। मेरा अपना मत है कि शुरू में घोषित करना सही नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया परिस्थिति, सपोज कांग्रेस राहुल जी को कर देती है, नंबर पूरा नहीं आता, बाद में घटक दल बैठते हैं और कहते हैं हमें कोई अनुभवी और नेता चाहिए, तो जिसको प्रोजेक्ट किया उसे आप हटाएंगे, फिर नया लाएंगे, कितनी किरकिरी होगी। हम आज किसी को प्रोजेक्ट कर देते हैं, कल को एनडीए में सहमति नहीं बनती या एनडीए में सहमति बन जाती है, बाकी जिन लोगों को साथ लेना है अगर नंबर कम रह जाता उनमें सहमति नहीं बनती, तो पहले घोषित करके, पहले घोषित उस जगह हो सकता है जब सिंगल पार्टी आती थी चुनाव पर में। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि बीजेपी की दुर्दशा इस वजह से भी हुई क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं था कि वो वोट किसको दे रहे हैं। और चुनावों के बाद गडकरी जी ने भी कहा कि अगर हमने किसी को प्रोजेक्ट किया होता तो शायद बेहतर होता, कम से कम वोटर ये जानता है कि अगर मैं वोट दे रहा हूं तो मैं किसको दे रहा हूं। देखिए हर जगह प्रयोग अलग अलग हैं और वो अलग अलग प्रयोग हमने किए भी हैं। जैसे एक बार उत्तराखंड में जब पहली बार हम लड़े तो हमने किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया, तीनों नेताओं ने साथ साथ चुनाव लड़ा और हम जीत गए, और जीतने के बाद खंडूरी जी बन गए। इस बार हमने खंडूरी जी को प्रोजेक्ट किया, हम हार गए। तो कोई यूनिफॉर्म रूल नहीं है, कोई यूनिफॉर्म रूल नहीं है कि अगर यूपी में हमको ये लगता कि हम खड़ा कर देते तो बेहतर था और वो रूल हमें लोकसभा में भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई यूनिफॉर्म रूल नहीं है। ये मैंने कहा कि जब तक सिंगल पार्टी लीडर चलता रहा और सिंगल पार्टी की सरकार आती रही तब तक नेता प्रोजेक्ट करने में दिक्कत नहीं थी। जब से गठबंधन का दौर शुरू हुआ, अब जैसे पिछली बार क्या हुआ, 2004 में कांग्रेस पार्टी सोनिया जी को चाहती थी, लेकिन एक परिस्थिति निर्मित हो गई कि सोनिया जी ने नाम बाद में मनमोहन सिंह जी का ले दिया। मनमोहन सिंह जी प्रोजेक्ट होकर तो नहीं आए थे, अघोषित प्रोजेक्शन तो सोनिया जी का था, लेकिन बनाना पड़ा मनमोहन सिंह जी को। तो इसीलिए मेरा अपना मत यह कि जो परिस्थिति इतनी अनिश्चितता के भंवर में फंसी हुई है, जहां एक दल अपने आप में बहुमत लेने की स्थिति में नहीं होता, आ जाए तो ये चमत्कार भी हो सकता, ये मैं कह रही हूं, जैसे हुआ अभी यूपी में। लेकिन एक परिस्थिति जब गठबंधन की दौर की है जिसमें अनिश्चितता बनी रहती है, उसमें बेहतर ये होता है कि आप घोषित ना करें और जब बाद में जो भी परिस्थिति वहां बनी है नंबर की, उसके अनुसार करें तो ज्यादा बेहतर। आपको नहीं लगता कि वर्तमान की हकीकत यह भी है कि पार्टी का काडर ये चाहता है कि एक चेहरा आए सामने जो कि पार्टी के काडर में ऊर्जा भर सके, उनको प्रोत्साहित कर सके? क्या ये प्रेरणा देने की बात है कि आप काडर को नेता से प्रोत्साहित करवाते हैं या पार्टी को पार्टी की विचारधारा से प्रोत्साहित करवाते हैं? आखिरकार हमेशा पहले पार्टी के नाम पर लड़ती थी, पार्टियां पार्टियों के नाम पर लड़ती। अब राहुल जी तो कहीं यूपी में नहीं थे घोषित मुख्यमंत्री, लेकिन प्रेरणा स्रोत तो वही बने थे यूपी में। तो ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से प्रेरित करते हैं अपने कार्यकर्ता को। अगर आप कार्यकर्ता में ये भर दें भाजपा को जिताना है, तो भाजपा को जिताने के लिए लगेगा कोई भी बने, बीजेपी को लाना है, बीजेपी को जिताना है। डिपेंड करता है कि आप प्रेरणा कैसे देते हैं। और हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व की पार्टी में यही सिखाया गया है कार्यकर्ता को कि पार्टी को जिताना है, पार्टी उसके बाद जिसको भी बनाए। सुषमा जी से खूब बातें हुई, आपने बड़े आसानी से टाल दिया। दिग्विजय जी, आपके यहां अनार तो है, पर सवाल यह है कि क्या वो अनार बीमार है? बीमार नहीं है, बात सुनिए, अनार है, बीमार लोग नहीं है। कई सारे सवाल ये उठते हैं योग्यता को लेकर, क्षमता को लेकर, और लोग राहुल गांधी को देखते हैं और ये कहते हैं कि इन्होंने किया क्या है, कहा क्या है, जिसको देखकर लोगों को प्रेरणा मिले कि हाँ ये मेरा नेता है, हाँ ये देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, या मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूं, या मैं चाहता हूं कि मैं इसको वोट दूं। ये पूछे जाते हैं आपके अनार से सवाल। पहली बात तो यह है कि आपका जो सब्जेक्ट है, मैं सुषमा जी से के बात से पूरी तरह सहमत हूं। इतना नीरस सब्जेक्ट है कि हम लोगों की बहस ही नहीं हो पा रही है। मैं इनकी तारीफ कर रहा हूं और उसके बाद ये कहती जा रही है अपनी जो बात कही इन्होंने। प्रश्न इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी में, नहीं, मैंने तो कांग्रेस से पूछा, मैं फिर बता रहा बीजेपी पे चले गए। आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं।
ये तो आप सोच के आए कि यही स्ट्रेटेजी है आज आपकी। भारतीय जनता पार्टी में एक तरफ लालकृष्ण आडवाणी जी हैं और वो स्पेक्ट्रम का दूसरा एंड नरेंद्र मोदी है, बीच में सुषमा जी हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है और राहुल गांधी जी का प्रश्न है, वो साफ कह चुके हैं कि मुझे अभी संगठन में ही काम करना है और मैं समझता हूं कि उनको मौका देना चाहिए काम करने का संगठन में। बाकी 2014 में क्या होगा, अगर हमको बहुमत मिला या हम लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर सामने आए, तो जैसे 2004 में निर्णय हो गया, 2009 में निर्णय हो गया, 2014 में ही हो जाएगा। पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल यह था कि राहुल गांधी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर क्या आपको नहीं लगता कि सवाल खुद ब खुद खड़े होते हैं? इतनी बड़ी बहस होती है एफडीआई पे संसद में, वो अपनी जुबान नहीं खोलते। लोगों को मालूम ही नहीं है कि इस वक्त देश के जो बड़े मुद्दे हैं उन पे राहुल गांधी क्या सोचता है। कुछ सोचता भी है, कुछ उनकी राय है भी। राहुल जी इस बात भूल जाते हैं कि एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल का वो समर्थन खुले रूप से कर चुके हैं। संसद में क्यों नहीं उन्होंने कुछ कहा? इसलिए नहीं क्योंकि वहां पर दूसरे बोलने वाले थे, मौका कम मिला था, इसलिए दूसरे लोगों को मौका। कभी कभी लगता है कि उनको विश्वास ही नहीं है अपनी योग्यताओं में। ऐसा है, आप जो भी कहते रहें उनमें आत्मविश्वास भरा हुआ है और वो किसी से प्रभावित होकर अपनी बात कहने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। जब वे जाते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेते हैं। दूसरी बात यह है कि आप जहां परफॉर्मेंस की बात करते हैं, 2004 में हम लोग अगर चुनाव जीते उसमें उनका भी योगदान था। 2009 में अगर हम लोकसभा चुनाव जीते उनमें उनका योगदान भी था। जिन राज्यों में हम लोग चुनाव जीते उनका भी हमारा योगदान। जब उनके नाम पर चुनाव लड़े, वो बात हार गए। किसी के नाम से नहीं चुनाव लड़ा जाता है। हम लोग जैसा कि बताया है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आइडियोलॉजी के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है और आइडियोलॉजी के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, नीति और कार्यक्रम के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो के आधार पर वोट मांगे जाते हैं। इसलिए जहां तक हमारा प्रश्न है, हमारी पार्टी का सोच, विचार और रास्ता बिल्कुल साफ है। वहां बीमार ज्यादा नहीं है। पर उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, पूरी ताकत झोंक दी राहुल ने, नतीजा 0 सन्नाटा। अब उसके बाद इतने वो परेशान हो गए कि गुजरात जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। कैसी बात आप कर रहे हैं? बात इस साफ में बता दूं आपको, अगर 2012 का यूपी का चुनाव देखा हो, 2 पॉलिटिकल पार्टीज का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और 2 का घटा है। बीएसपी का वोटिंग परसेंटेज घटा, सीटें घटी, और बीजेपी का परसेंटेज घटा और सीटें घटी। बेस वोट हमारा 2007 का लो था, 7.5% था, जो बढ़कर अब लगभग 12% हुआ। 22 से 27 सीटें होगी। बड़ा करिश्मा, 22 से 29 सीटें हो गई। लेकिन आप भूल जाते हैं कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हमें 21 सीटें मिली और एक उपचुनाव मिलकर 22 सीटें मिली। तो उस पर आपने राहुल गांधी जी का योगदान उसका शामिल नहीं किया। तब तो लोगों ने माना, लेकिन लगता है कि उत्तर प्रदेश की हार से इतने सदमे में है, गुजरात जाने की हिम्मत तक नहीं हो रही उनकी। आप उनको बुलाते क्यों नहीं? कहां? हमने तो यहां पर भी आमंत्रित किया था। हाँ, तो आएंगे, समय पर आएंगे। नहीं तो गुजरात क्यों नहीं गए? जाएंगे, गुजरात जाएंगे। अब तो चुनाव लगभग खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, लग रहा है कि कांग्रेस बड़े बेमन से लग रही है। हर चुनाव की टाइमिंग होती है। हर चुनाव में कब किसको वहां ले जाना एक स्ट्रैटेजी होती है, उसके अनुकूल काम किया जाता है। आपने टाइमिंग की बात की, इसमें तो लग रहा है कि बैट्समैन पैड पहनने को ही तैयार नहीं है, मैदान पे उतरने को ही तैयार नहीं। ये आप कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। सुषमा जी, आपको राहुल की राजनीति में हिचक नजर आती है? राहुल गांधी की राजनीति में हिचक नजर आती है? लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी है शायद, इस वजह से जिस बेबाकी से डंके की चोट पर उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए वो उस तरह से नहीं कर पा रहे। आपकी क्या राय है? हर आदमी का स्टाइल अलग है, वो अपने स्टाइल में कर रहे हैं राजनीति, और एक आदमी कोई दूसरे स्टाइल को कॉपी नहीं कर सकता। आपको उनकी राजनीति के स्टाइल में खतरा नजर आता है या आपको लगता है कि ये बैट्समैन अगर दूसरी पार्टी भेजे तो हमारे लिए अच्छा? नहीं, मुझे बिल्कुल खतरा नजर नहीं आता, ना उनसे ना कांग्रेस के किसी और। खतरा ही नजर नहीं आता। बताइए। कांग्रेस जितना मर्जी बड़ा नेता उतार दे, छोटा नेता उतार दे, अधेड़ उम्र का उतार दे, हमें किसी से खतरा नजर नहीं आता। मोदी से आप इतने डरते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बीजेपी डरती नहीं है। राहुल कंवल जी बिल्कुल सुषमा जी कह रही है, ना ये हमसे डरते ना हम इनसे डरते।
अच्छा चलिए हम कुछ सवाल हमारे ऑडियंस से भी लेते हैं। डरते हैं एक दूसरे से तो राजनीति कैसे करते हैं एक दूसरे के विरोध में। ये बात आपने दोनों ने मानी, वाकई। कुछ सवाल हम अपने ऑडियंस से लेते हैं। प्रबल सवाल पूछना चाहते हैं? माइक दीजिए प्लीज वहां पे। हाँ, आप लोगों ने कहा कि चुनाव विचारधारा के आधार पर आप लड़ते हैं, इसीलिए पार्टियां जब चुनाव जीत जाती हैं तो वो तय करती हैं कि कौन उनका नेता होगा। मेरा सवाल ये है कि अगर विचारधारा के आधार पर आप चुनाव लड़ते तो फिर इस पद के लिए इतनी दावेदारी, दोनों पार्टियों की बात करें, आपके यहाँ कांग्रेस में तो खैर दावेदारी का सवाल नहीं उठता, जैसा कि आपने स्वीकार कर लिया शुरुआत में ही, जो हुक्म हो गया मान लिए। सुषमा जी से यह है कि इतनी दावेदारी की बात क्यों उठती है अगर विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है? देखिए, मैंने तो पहले ये कह दिया कि दावेदारी नहीं है किसी की, और मैंने आपको कहा कि दावेदारी और पात्रता दो में अंतर है। हमारे यहां बहुत पात्र लोग हैं और ये हमारी ताकत है कि भारतीय जनता पार्टी में 5-6 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में ये बात कही जा सकती है कि वो प्रधानमंत्री पद की क्षमता और योग्यता रखते हैं। दावेदारी क्या होती है कि जब आप क्लेम करें, हमारे यहां कोई क्लेम नहीं कर रहा, कोई कतार में नहीं लगा हुआ, कोई आवेदन नहीं मांगा गया किसी से, किसी ने आवेदन दिया नहीं, तो दावेदारी आप लोग तय कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि मीडिया का विषय है। हमारे यहां किसी ने दावेदारी ना की है और ना किसी से दावेदारी मांगी गई है। हमारे यहां बहुत पात्र लोग हैं, बहुत योग्य लोग हैं, बहुत एलिजिबल ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और अगर उनको प्रधानमंत्री पद दिया जाएगा तो बहुत जिम्मेदारी से उसका निर्वहन भी करेंगे। और ये हमारी पार्टी की शक्ति है, ये हमारी पार्टी की कमजोरी नहीं है। और जो भी बनेगा वो विचारधारा के आधार पर ही चलाएगा। गुजरात में जाकर ही क्यों नरेंद्र मोदी की दावेदारी की बात आती है, दिल्ली में आके बदल जाती है? पहली बात तो मैंने कहा ना, गुजरात में जो बोला उस पर मैं जस का तस टिकी हूं। मैंने क्या बोला कि प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी सक्षम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, काबिल हैं, योग्य हैं। बाइट चलवा के देख लीजिए, और जो मैं अब बोल रही हूं अगर कॉमा फुल स्टॉप का भी अंतर हो तो। दिक्कत यह है कि आप अपने आप उसको बदल देते हैं, आप तोड़ते मरोड़ते हैं, मीडिया तोड़ता मरोड़ता है। जो बात मैंने वहां कही जस की तस मैं यहां दोहरा रही हूं, बिना कॉमा बिना फुल स्टॉप के। राहुल गांधी ने कुछ संपादकों को नाश्ते पे बुलाया दिग्विजय जी, उनसे पूछा गया यही सवाल 2014 का। उन्होंने कहा कि मेरी रुचि नहीं है। आपको लगता है कि 2014 में बड़ी दावेदारी है, मैं बनूंगा पीएम? मेरा तो बड़ा लॉन्ग टर्म एक व्यू है, 25 साल 30 साल, मेरे इंटरेस्ट स्ट्रक्चरल हैं, मैं पार्टी को बुनियादी तौर पर बदलना चाहता हूं। उसके बाद लग रहा है कि कांग्रेस में भी अब दावेदारी है, सेम एक अनार 100 बीमार वाली सूरत कांग्रेस में भी बन रही है। चिदम्बरम साहब का जिक्र हुआ, आपकी राहुल गांधी से बेहद नजदीकी है, रिश्ते हैं, तो आपको लगता है कि आप भी हो सकता है कि जिस तरीके से इक्वेशन है सोनिया का मनमोहन के साथ, उस तरीके से राहुल और दिग्विजय का इक्वेशन हो सकता है? नहीं, ऐसे ख्वाब में नहीं देखता। नहीं, पर हकीकत तो है, आपको उनका गुरु आपको राहुल गांधी का गुरु माना जाता है। हो सकता है कि जब राहुल गांधी की बारी आई चुनने के लिए, वो कहें कि चलिए मैं दिग्विजय जी को चुनता हूं। उनको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। पर आप कोचिंग तो करते रहते हैं लगातार, बड़े धीमी गति से बढ़ रहा है आपका छात्र, लेकिन ना उन्हें मेंटोर की जरूरत है, ना कोचिंग की जरूरत है। वे स्वयं परिपक्व हैं अपने सोच में, विचारधारा में, और उनका अपना एजेंडा है, अपना उनका रोड मैप है। हम लोगों को उन पर ही इस बातों को छोड़ देना चाहिए। एजेंडा और रोड मैप क्या है, ये देश के लोगों को क्यों नहीं बताते? हमें तो समय आने पर बताएंगे। चलिए एक सेकंड जावेद साहब, आप पूछिए। नमस्कार, मेरा सवाल सुषमा जी के लिए है। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद के लिए, उनकी पात्रता के लिए आपने समर्थन दिखाया। जब भी देश में प्रगतिशील प्रदेशों का नाम होता है, ये बात जाहिर है कि उसमें गुजरात और मोदी जी का नाम आता है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि बिहार और नीतीश कुमार जी का नाम भी आता है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो दोनों में विकास के दृष्टिकोण से कई समानताएं दिखती हैं, लेकिन जहां बिहार की दशा सुधारने में नीतीश जी का बहुत बड़ा योगदान है, खासतौर से सड़क, शिक्षा, सुरक्षा और स्वाभिमान को लेकर, वहीं एक बहुत बड़ा तबका है जो ये मानता है कि गुजरात मोदी जी से पहले भी समृद्ध था और उनके बाद भी समृद्ध रहेगा।
और इसी के साथ साथ एक दूसरी चीज भी उनके साथ जो जुड़ी हुई है, जो दूसरा सवाल है वो ये है कि प्रोग्रेस एट व्हाट कॉस्ट, किस कीमत पर प्रगति। तो अगर इस तर्ज पर देखा जाए सुषमा जी, तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से किसके सामने ज्यादा बड़ी चुनौती थी? कौन सक्षमता की कसौटी पर ज्यादा खरा उतरा और प्रधानमंत्री की पात्रता के लिए किसकी उम्मीदवारी ज्यादा सशक्त है? कि पहली बात तो यह कि मुझसे तो प्रश्न ही नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूछा गया था। मोदी बनाम नीतीश तो कोई पूछ नहीं रहा था, मोदी जी के नहीं। लेकिन जो आप प्रश्न पूछ रही हैं उस प्रश्न के लिए ये मंच नहीं है ना। जब हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड देखेगा और बैठेगा तो तय करेगा। जैसे मैंने कहा कि पहले अगर हमारी पार्टी सबसे बड़ी आती है या हमारी पार्टी पूरे नंबर ले जाती है तो एक अलग ढंग की स्थिति बनेगी, एक अलग ढंग की स्थिति बनेगी। अगर एनडीए के साथ बैठना है तो एक अलग ढंग की स्थिति बनेगी। एनडीए से भी अगर कहीं ऊपर जाना है तो अलग स्थिति बनेगी। तो मोदी बनाम नीतीश की बहस में यहां कैसे उसका जवाब दूंगी? नहीं, चलिए पीएम का सवाल हम फिलहाल किनारे पे रखते हैं। मोदी और नीतीश के काम की तुलना आप कैसे करते हैं? जहां तक काम का सवाल है, नीतीश जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया। नहीं, क्योंकि एक के बारे में कहा जाता है कि वो लोगों को साथ में लेके चलता है और एक के ऊपर आरोप लगता है कि वो समाज को विभाजित करता है। जितने लोग उसके साथ में खड़े हैं उतने ही या उससे ज्यादा उसके खिलाफ खड़े हैं। ये आरोप मिथ्या है, निराधार है। जावेद साहब। सुषमा जी, कल आपने बड़ा जोरदार भाषण दिया लोकसभा में और उसमें कहते कहते आप कह गई कि सीबीआई के दबाव में मायावती और मुलायम सिंह ने वोट दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि आज मायावती ने, कल तो अब्सटेन किया था, उन्होंने कहा आज वो एफडीआई के फेवर में वोट करेंगे। तो रेट्रोस्पेक्ट में क्या आपको लगता है आपसे गलती होगी? दूसरा, आपने कहा कि आइडियोलॉजी के आधार पे चुना जाएगा। तो गुजरात में तो आप नरेंद्र मोदी जी को आगे करके लड़ रही हैं, तो क्या वही आपकी आइडियोलॉजी है, नरेंद्र मोदी वाली? जहां तक पहले प्रश्न का सवाल है वो इस विषय से कतई संबंधित नहीं है। हम चर्चा कर रहे हैं एक अनार 100 बीमार पर। जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है तो बिल्कुल मोदी जी के नेतृत्व में केवल ये चुनाव ही नहीं लड़ा गया, मोदी जी के नेतृत्व में ये तीसरा चुनाव लड़ा जा रहा है और उन्हीं के नेतृत्व में ये तीसरा चुनाव भी जीता जाएगा। पर दिग्विजय जी, ये करिश्मा हुआ कैसे, ये बताइए ना। कि पहले मायावती जी ने या करुणानिधि जी ने बयान दिया कि एफडीआई की सख्त मुखालफत करते हैं। एकाएक न जाने क्या हुआ, क्या जादू की छड़ी आपके पास थी, जिसके बाद पहले डीएमके आपके साइड आ गया, अब मायावती जी भी कह रही कि वोट देंगी। हर बार कांग्रेस मुसीबत में फंसती है, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आके बचा लेता है। लगता है कि सबसे मजबूत इस वक्त आपका जो सहयोगी है वो सीबीआई। एनडीए की सरकार में भी सीबीआई थी, हमारी सरकार में भी सीबीआई है, और जिन केसेस के बारे में आप बात कर रहे हैं दोनों सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में, सीधे डायरेक्शन में काम, वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसलिए उसका कोई संबंध नहीं है। बात साफ है कि एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी को आपत्ति होना ही नहीं चाहिए। और पर सवाल फिलहाल ये है कि आपत्ति जाहिर करने के बाद वो बदल कैसे गए? मैं राहुल जी आ रहा हूं। क्या घुटी? अगर एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल होता तो हम लोग उस पर अलग बहस करते। सीधी सी बात है कि गठबंधन की सरकार में अलग पार्टियों से चर्चा करके, समझाकर उनको समर्थन के लिए प्रेरित किया जाता है, सो प्रेरित किया गया। मैं बताता हूं क्या डील हुई। कन्नी मोदी जी की अच्छा, राज्यसभा की टिकट, आपको मालूम भी है। मैं बता रहा हूं, कन्नी मोदी जी की राज्यसभा की टिकट फंस रही थी। करुणानिधि जी चाहते थे कि कांग्रेस के वोट मिल जाए ताकि उनकी राज्यसभा में नैया पार हो जाए। आपने कर दिया, वो वोट मिल गए। अब सवाल यह है कि क्या इस तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति ठीक है? गठबंधन का मतलब ही जोड़ तोड़ होता है। तो कुछ तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, लेकिन ये आपको नहीं लगता कि हर बार इस तरीके से सुषमा जी सीबीआई का दुरुपयोग होता है? आपको बुरा लगता है क्योंकि देखे जाए तो आंकड़े तो आपकी तरफ थे, लग रहा था कि इस बार हो सकता है सरकार फंस जाए। आपको कभी लगा कि सरकार फंस रही है? आपको मालूम था कुछ ना कुछ फिक्सिंग कर देंगे? नहीं, आंकड़े भाषण के हमारी तरफ थे, वोट के उनकी तरफ थे। तो ऐसा क्यों होता है आपके विचार में सुषमा जी? इसका जवाब कल लोकसभा में मैं दे चुकी हूं। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। अभिसार पूछना चाहते हैं।
मेरा एक सवाल दिग्विजय जी से है और एक सुषमा जी से। आपने कहा राहुल को गुरु की जरूरत नहीं है, मगर मेरा सवाल आपसे यह है दिग्विजय जी कि उन्हें स्पून फीडिंग की क्यों बार बार जरूरत पड़ती है? अब जो आपकी महत्वाकांक्षा योजना है, सब्सिडी के बजाय कैश, कहने को यह सरकारी योजना है, मगर डिविजनल ऑफिसर्स को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। सवाल यह कि कितने लॉन्च पैड राहुल गांधी जी को? और दूसरा सवाल सुषमा जी से है, मगर आप चाहें तो पहले जवाब दे सकते हैं। इसमें आपत्ति क्या है? वो सरकार का हिस्सा नहीं है? तो क्या जब सरकार का निर्णय है तो क्या पार्टी का अधिकार नहीं बनता है कि वो इन सारी चीजों को अपने काडर को बताए? नहीं, मगर कितनी बार उन्हें स्पून फीड किया जाएगा, ये मेरा प्रश्न। किनको? राहुल गांधी जी को। कितने लॉन्च पैड्स? स्पून फीडिंग तो वे कर रहे हैं हमारे लीडर्स को, उन जिलों के, कि कैश ट्रांसफर से क्या क्या लाभ है बताया जाएगा। उनको कौन स्पून फीड कर रहा है? सुषमा जी, आपसे सवाल है। आपने कहा कि पार्टी के अंदर बहुत से दावेदार इसलिए हैं क्योंकि काबिल लोग हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या काबिल लोग हैं या यह अहम का टकराव है? क्या हो रहा है इस वक्त पार्टी के अंदर? यशवंत सिन्हा बनाम गडकरी, गडकरी बनाम मोदी, और यह एक ऐसा विषय है जिस पर आप आंखें बंद नहीं कर सकते। तो क्या यह पात्रता है या अहम का टकराव है जिसके चलते ये तमाम दिक्कतें पेश आ रही हैं? पहली बात तो मैंने आपसे फिर कहा ना, मैंने नहीं कहा कि बहुत दावेदार हैं, मैंने कहा बहुत योग्य लोग हैं, और योग्य लोगों में कभी अहम का टकराव नहीं होता। ये आपकी सोच है और आपका दृष्टिकोण है कि अहम टकरा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई अहम नहीं है, और किसी योग्य व्यक्ति ने भी ना अपनी दावेदारी दी है और ना अपने आप को दावेदार माना है। जो फोरम है वो अपने आप तय करेगी, और जिसको भी उनमें से चाहेगी उनको घोषित करेगी, पहले या बाद में। सुषमा जी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ने सरकार पर इतनी बड़ी जंग छिड़ी हुई है, तमाम आरोप आप लगाते हैं। ऐसे वक्त में जब आप ही के पार्टी के अध्यक्ष पर संगीन आरोप लगते हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बीजेपी खुद कमजोर होती है? आप एक अंतर देख लीजिए, जिन और लोगों पर आरोप लगे और जो हमारे अध्यक्ष पर आरोप लगे। हमारे अध्यक्ष के आरोप लगने के आधे घंटे के भीतर उन्होंने इंटरव्यू देकर के कह दिया कि आप इसकी जांच करवा लीजिए। सरकार इनकी है, महाराष्ट्र में भी इनकी है और यहां भी इनकी है, एजेंसियां भी इनकी हैं। किसी और व्यक्ति ने ऑफर किया क्या जिस पर आरोप लगे? तो करवा नहीं है जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो बार बार कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं और आप जांच करवा लीजिए। पर तो इसलिए हम कमजोर कब हुए? कमजोर हम तब होते अगर हमारे अध्यक्ष जांच से भागते या केवल अपने आप ही उसका कोई जवाब देते रहते। लेकिन इधर दोषारोपण होता है और उधर वो अपने आप को ऑफर करते हैं कि आप जांच करवा दीजिए, तो इसमें कमजोरी कैसे होगी? पर वक्त था जब बीजेपी को पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता था। आडवाणी जी पर आरोप लगते थे, उनका नाम डायरी में आता था, कहते थे तब तक मैं नहीं आऊंगा सक्रिय राजनीति में जब तक मेरा नाम ना क्लियर हो जाए। आपको नहीं लगता कि वो एक मिसाल है जिसपे गडकरी जी को चलना चाहिए था? यहां भी मैं आपके जरा तथ्य करेक्ट कर दूं। ये बहुत लोग कह रहे हैं लेकिन आप लोगों को तथ्यों का पता नहीं है। जब आडवाणी जी पे हवाला का आरोप लगा तब भी हमने आडवाणी जी से अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया। आडवाणी जी अध्यक्ष बने रहे और आडवाणी जी के नेतृत्व में ही वो चुनाव हमने लड़ा 1996 में, जिसमें 160 सीटें आई और हमने 13 दिन की सरकार बनाई। आडवाणी जी ने इस्तीफा दिया जब उन पर चार्जशीट हो गई पार्लियामेंट की सदस्यता से। पार्लियामेंट की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा कि जब तक मैं बरी नहीं हो जाऊंगा तब तक संसद में वापस नहीं आऊंगा। दोनों चीजों में अंतर है। पार्टी ने ना आडवाणी जी को कभी दोषी माना, ना पार्टी गडकरी जी को दोषी मानती है। ना पार्टी ने तब उनसे इस्तीफा लिया, ना पार्टी ने अब इनसे इस्तीफा मांगा। इसलिए जब चार्जशीट हो गए तो हमारे यहां 3 लोगों ने इस्तीफा दिया। यशवंत सिन्हा ने दिया एलओपी बिहार से, मदन लाल खुराना जी ने दिया चीफ मिनिस्टर दिल्ली से, और आडवाणी जी ने दिया पार्लियामेंट से। लेकिन उस समय भी आडवाणी जी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा हमने नहीं दिया। उन्हीं की अध्यक्षता में चुनाव लड़कर हम। पर आपने एक अहम सवाल उठाया। सुषमा जी, मैं आपकी हर बात से सहमत रहा हूं अब तक, इस बात से सहमत में नहीं हूं। लाल कृष्ण आडवाणी जी का इतना ही कसूर था कि वे जिन्ना साहब की मजार पर अपना माथा टेक आए। उनको सेक्युलर उन्होंने बता दिया, उनसे आपने इस्तीफा ले लिया। लेकिन जब मौका आया गडकरी जी का, उनके खिलाफ इतने संगीन आरोप लगे, उनका इस्तीफा आपने नहीं लिया। ये आडवाणी जी के साथ अन्याय किया आपने। देखिए, पहले तो 2 पैरेलल्स में ही समता होगी ना। अब आप दूसरा प्रसंग ले आए, मैं उसका भी जवाब देती हूं।
लेकिन जहां तक आरोप और आरोप का सवाल है, भ्रष्टाचार का आरोप जब उन पर लगा हवाला का, और इन पर जो आरोप लगे, मैंने कहा कि हमने उनसे इस्तीफा नहीं लिया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं लिया, रादर उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव में गए और 160 सीट जीत कर आए। जहां तक जिन्ना वाली बात है, जिन्ना के बाद तुरंत इस्तीफा उनसे नहीं लिया गया था। जिन्ना के बाद आप देखिए, आप घटनाक्रम देखिए इतिहास का। जिन्ना के बाद एक बहस शुरू जरूर हुई थी हमारे यहाँ, लेकिन अडवाणी जी से इस्तीफा नहीं लिया गया। उनको इस्तीफा देना पड़ा था। पर एक सवाल जो सुषमा जी ने पूछा, जैसे ही गडकरी जी पर आरोप, वक्त खत्म हो रहा है तो ये आखिरी सवाल होगा, जैसे ही गडकरी जी पर आरोप लगते हैं दिग्विजय जी, तमाम केंद्रीय एजेंसियां कहती हैं कि जांच बैठा दीजिए, सब लोग जांच करने में लग जाते हैं। उसी तरीके से सोनिया गांधी के दामाद पर आरोप लगते हैं, तमाम एजेंसियां खड़ी हो जाती हैं कहने के लिए कि जांच की कोई जरूरत नहीं है, जांच की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा आखिरकार क्यों होता है? जो सुषमा जी ने कहा वो एक अहम सवाल है कि क्यों नहीं रॉबर्ट वाड्रा पे जो आरोप लगे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि जांच में क्या नहीं थी। जी, पहली बात तो यह है कि जांच हुई है, एजेंसियों ने जांच की है। अब जांच का क्या निष्कर्ष है, सूचना का अधिकार आपको दिया हुआ है, पता लगा लीजिए। चलिए, वक्त खत्म हो गया है। सुषमा जी, दिग्विजय जी, आप दोनों इस सेशन में आए, इतनी जबरदस्त परिचर्चा हुई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।